अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। जैसे कि आप जानते हैं, इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात रिहैब फील्ड के ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें लाहौर से ज्वाइन किया है मिस सारा सिद्दीकी ने, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सारा सिद्दीकी कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी वॉइस बता सकूं कि जो मेरे थॉट्स हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड इन पाकिस्तान, क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस बहुत कम है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे मैल प्रैक्टिस भी बहुत चल रही है जिसकी वजह से पेशेंट्स की मिस हैंडलिंग होती है। सो मेरा मुझे ये आपकी एक चीज़ आपका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा कि इसके थ्रू मैं और मेरी तरह के और बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं ताकि सारे देख सकें कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या काम है और वो किस तरीके से अपना काम करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस इंटरव्यू। राइट। तो मिस सारा, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कुछ अपने बारे में, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दें, लाइक योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल जो आपका करियर है, कहाँ से होते होते यहाँ पहुँचे हैं। तो फिर उसके बाद इसको हम आगे लेके चलते हैं। जी, आई एम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हैं रिलेटेड टू सेंसरी इंटीग्रेशन और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो मैंने जॉब इनिशियली स्टार्ट की थी जब मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी। मैं जस्ट फाइनल ईयर में थी तो मुझे जॉब ऑफर आ गई थी लाहौर चिल्ड्रन सेंटर से। लाहौर चिल्ड्रन सेंटर में मैंने कुछ अर्सा काम किया है। देन आई लेफ्ट लाहौर चिल्ड्रन सेंटर क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। फिर मैंने सिटी केयर सेंटर ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे मैं कुछ अर्सा काम करती रही हूँ कुछ मंथ्स के लिए। एंड देन थोड़ा सा गैप लेने के बाद नाउ आई हैव स्टार्टेड कुछ अराउंड 1 ईयर बिफोर आई ज्वाइंड मैक। मैक में कुछ मंथ्स काम किया। बेसिकली वहाँ पे मेरा काम करने का मकसद यही था, आई वर्क देयर एज अ विजिटिंग फैकल्टी। एंड वहाँ पे मेरा काम करने का मकसद यही था, दे न्यू इट कि आई वुड इवेंचुअली मूव टू माय ओन सेटअप आफ्टर बिल्डिंग सम क्लाइंट्स। तो अब मैं अपना सेटअप चला रही हूँ। इट्स नियर डिफेंस, पीएचए फेज 4। इट्स इन पंजाब सोसाइटी। वहाँ पे मैं अब अपना सेटअप रन कर रही हूँ। तो दैट्स all about my setup, and राइट। I've been working for few months in my setup. हम्म। तो अगर हम ये जानना चाहें कि आप की एक्सपर्टीज, आपने जिस तरह बताया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, और जी। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं और Yeah. रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली जानना चाहेंगे कि ये तीनों फील्ड्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और ये हैं क्या। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब ही यही होता है कि आपने थ्रू प्लेफुल एक्टिविटीज, थ्रू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज अपने क्लाइंट की नीड्स को कैटर करना है। उनकी जो भी उनकी लैगिंग आ रही है उस चीज को आपने ट्रीट करना है, कवर करना है। और उनकी एबिलिटीज को एक्सप्लोर करके उनको एक अच्छे एक वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ लेकर जाना है, एक अच्छे उनके क्या रिहैबिलिटेशन उनकी करनी है। सो किसी हम्म। भी किस्म की डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं थ्रू आर्ट थेरेपी। अब सेंसरी इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हम सारे जो भी हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ऑटिज्म का क्लाइंट आता है तो उसकी हम सारी पहले एक एवेलुएशन करेंगे, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल एवेलुएशन करेंगे उसकी। फिर जहाँ जहाँ उसकी डेफिसिट्स होंगे, कुछ बच्चे हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिव होते हैं, कुछ की रजिस्ट्रेशन में इशू होता है। तो हम फिर उन सारी चीज़ों को एरियाज को फिर हम डील करते हैं, ट्रीट करते हैं। साइड वाइज हम जो है उनके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि वो किस बच्चा किस एक्टिविटी में फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ले रहा है। तो फिर हम उसके थ्रू उसकी उस स्किल्स को बिल्डअप भी करने की कोशिश करते हैं, मजीद इनहेंस करने की कोशिश करते हैं।
इसी तरह से फिजिकल रिहैब में भी यही आता है कि फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी है। सेरिब्रल पाल्सी में हेमीप्लीजिया होता है, पैराप्लीजिया होता है, तो वहाँ पे फिर हम लोगों को उनके ग्रॉस मोटर्स और फाइन मोटर्स पे काम करना होता है। ग्रॉस मोटर्स पे तो फिजियोथेरेपिस्ट भी काम करते हैं। हम्म तो वो हम उनकी फिर आहिस्ता उस तरह से उनकी रिहैबिलिटेशन करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस के ज़रिए से, और फिर इसी तरह से हम उनको रिहैबिलिटेशन करते हैं। हम्म। तो ये इस तरह से सारा कुछ इंटर रिलेटेड होता है। तो जहाँ तक मैं ये समझा हूँ, ओटी वाले जो हैं वो तकरीबन तमाम चैलेंजेस या डिसेबिलिटीज के साथ डील कर रहे होते हैं। तो यस, आप बिल्कुल ऐसे जो होता है। है डिफरेंट चैलेंजेस को सर्विसेज दे रही हैं उनके इंडिविजुअल्स को, तो कोई एज ग्रुप भी आप ज़्यादा फोकस किस तरफ हैं? क्योंकि ओटी वाले तो ऐसा लगता है कि किसी भी एज में ओटी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप जी अपनी नहीं, एक्सपर्टीज की या साइड पे। मैं एक्चुअली किसी भी एरिया की तरफ ज़्यादा फ़ोकस नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट सारे ही एज ग्रुप्स के साथ है और सारे ही डिसेबिलिटीज़ के साथ है, बिकॉज़ एक लर्निंग भी एक चीज़ होती है, लर्निंग आई एन्जॉय लर्निंग अ लॉट। मेरे हम्म पास डिफरेंट किस्म के डिफरेंट क्लाइंट्स आएँगे, डिफरेंट एज ग्रुप से आएँगे और डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ आएँगे, तो वो मुझे एक मेरे लिए एक प्लेज़र भी है उनके थ्रू लर्न करना। मैं फ़ोकस्ड किसी की तरफ भी नहीं हूँ, बट हाँ, कुछ ऐसा है कि क्लाइंट्स ज़्यादातर जो आ रहे हैं वो बच्चे आ रहे हैं हम्म मेरे पास जो अभी तक आ रहे हम्म हैं। तो वो लाइक 4 इयर्स से लेके 10 इयर्स तक के किड्स, मोस्टली विद ऑटिज्म, इस हम्म तरह के क्लाइंट्स आई एम सीइंग इन हम्म माय सेटअप। बट आई हैव अदर क्लाइंट्स एज़ वेल, लाइक सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कॉग्निशन का काफ़ी काम होता है, हम्म और एल्डरली में मेरे पास स्ट्रोक और पार्किंसंस के क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। हम्म। तो आप यहाँ पे अपने सेटअप, एक तो अपने सेटअप का नाम भी हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, और दूसरा ये कि यहाँ पे आप किस तरीके से काम करते हैं, क्या ये वन ऑन वन सेशंस होते हैं ज़्यादातर? और लास्टली ये कि ओटी के बारे में हमने सुना है कि जब इसकी थेरेपीज होती हैं तो डिफरेंट किस्म का इक्विपमेंट भी यूज़ होता है। तो हाउ वेल इक्विप्ड इज़ योर सेंटर एज फार एज दोज सर्विसेज आर जी। कंसर्न? जी, मेरे सेटअप का नाम है ओएसएस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बाय सारा सिद्दीकी। इसमें कुछ लोग कहेंगे कि मेरा फुल नेम क्यों है? फुल नेम इसलिए है क्योंकि सिद्दीकी मेरे फादर का नेम है, और मैं अपने आप को जो भी समझती हूँ वो मैं अपने फादर की वजह से समझती हूँ। ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एक्चुअली, और उन्होंने ही मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपी पढ़ाया। सो मैं अपने फादर का नाम अपने सेटअप में इसलिए इनपुट करना चाहती हूँ, बिकॉज़ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑब्वियसली मेरी एक्सपर्टी है। तो मैं उसक इसलिए मेरे सेटअप का नाम ओएसएस है। और दूसरा ये कि अब इक्विपमेंट की आपने बात की, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए स्पेशलाइज़्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे अनलाइक स्पीच थेरेपिस्ट या एबीए थेरेपी, इनमें इस तरीके से ज़रूरत नहीं होती उतने हम्म रिसोर्सेज़ की, लेकिन क्योंकि हम लोगों का काम डिफरेंट होता है, हमने वेस्टिबुलर सेंसेस पे भी काम करना है, हमने प्रोप्रियोसेप्शन पे भी काम करना है, हमने टच पे काम करना है, हमने विजुअल्स पे काम करना है, हमने ऑडियो पे काम करना है। तो उन सब से रिलेटेड ग्रॉस मोटर्स, फाइन मोटर्स, उन सब चीज़ों से रिलेटेड फिर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होने चाहिए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सच इक्विपमेंट। मेरे पास ट्रैम्पोलिन है, मेरे पास स्विंग है बच्चों के लिए, मेरे पास फाइन मोटर्स के बहुत अच्छे वाले टॉयज हैं, विजुअल मोटर्स के लिए जो होते हैं वो वाले हैं, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स के लिए जो होते हैं मेरे लिए, ऑडिटरी के लिए मेरे पास सारा कुछ है, सारा रिसोर्स है। विजुअल्स के लिए मेरे पास जो लाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं, चेंजिंग कलर चेंजिंग लाइट्स होती हैं। टैक्टाइल के लिए आई हैव मैट्स, टच के जो मैट्स होते हैं फॉर बोथ हैंड्स के लिए अलग से और फीट के लिए अलग से। डिफरेंट अब बहुत सारे पेरेंट्स जानते भी होंगे कि टच के हम्म लिए टेक्सचर्स चाहिए होते हैं डिफरेंट तरह के, तो वो सारा कुछ मेरे पास है। और भी इसके अलावा मतलब रिसोर्सेज, आई हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, एंड आई एम ट्राइंग टू इक्विप माय सेंटर विद मेनी रिसोर्सेज, बहुत अच्छे वाले रिसोर्सेज, क्योंकि आई वांट टू मेक माय सेटअप वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स इन लाहौर। ये मेरा एक्चुअली विजन भी है अपने सेटअप को लेके, ताकि एक्चुअली वन थिंग इज स्किल्स। स्किल्स हम्म तो बहुत जरूरी होते हैं, स्किल्स के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता ना। हम्म uh, so I have skills, alhamdulillah, I have skills. I use my skills to treat my clients. लेकिन my audience is like that, they see the setup as well.
दे सी माय हुँ, रिसोर्सेज एज़ वेल बिकॉज़ आई एम वर्किंग नियर डीएचए तो वहाँ हुँ, पे जिस किस्म के क्लाइंट्स आते हैं they have moved around a lot of places actually. They have visited a एग्ज़ैक्टली। lot of places. And now if they are coming to me, they see कि what I possess, what I हुँ, हुँ, other than skills, what do I possess? क्योंकि skills तो वो मेरे बाद में देखेंगे ना। हुँ, स्किल्स तो वो मेरी वाया थेरेपी देखेंगे। पहले उन्होंने मेरा सेंटर देखना है, मेरी रिसोर्सेज़ देखने हैं। तो वो मैंने फिर इसी वज़ह से अपने रिसोर्सेज़ अप टू डेट रखे हुए हैं और आई कीप ऑन अपडेटिंग माय रिसोर्सेज़ राइट। ताकि मेरा एक अच्छा एक लुक भी अच्छी आए। हुँ, स्किल्स तो हुँ। क्योंकि बाद में नज़र आ ही जाएँगे। अच्छा ये बताइए कि पेरेंट्स को काफ़ी ये कंसर्न भी होता है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो सेशन वाइज़ कैसे चार्ज करते हैं। तो कोई ऐसा जी। आप थोड़ा आइडिया हमारे व्यूअर्स को दे सकती हैं कि आपके पर सेशन चार्जेस कैसे होते हैं या पैकेज में बनाया जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक दिन की थेरेपी तो नहीं है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो इसके बारे में अगर थोड़ा-सा बता सकें किसी तरह? जी, एक्चुअली या मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों असेसमेंट्स करती हूँ। इनफॉर्मल असेसमेंट ऑब्वियसली वो यही होता है फिर बाज़ लोगों की अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता है। आई डू अंडरस्टैंड इट। हुँ, तो जो लोग फॉर्मल असेसमेंट चाहते हैं मैं उनको डिस्काउंट्स भी दे देती हूँ और इनफॉ अदरवाइज़ अगर कोई उतना भी डिस्काउंट भी नहीं करा तो मैं इनफॉर्मल की तरफ चली जाती हूँ। लेकिन फिर मैं पेरेंट्स को गाइड कर देती हूँ कि थोड़ा बिकॉज़ फॉर्मल असेसमेंट होती है वो पूरा का पूरा एक मेरे सामने रिपोर्ट उसी वक़्त क्लियर कट पिक्चर आ जाती है हुँ, स्कोरिंग की और मुझे सारा नज़र आ गया कि ये मसले हैं। और इनफॉर्मल असेसमेंट पे ऑब्वियसली फिर मुझे थोड़ा-सा फिर सेशंस में ऑब्जर्वेशन पे भी काम लेना पड़ता है बिकॉज़ इनफॉर्मल असेसमेंट में एकदम से आप नहीं कुछ भी बता सकते कि हुँ, ये है। हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर अ फ्यू सेशंस देन वी गेट टू नो कि अच्छा ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो वो थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं। हुँ। तो इस तरीके से मैं करती हूँ और मैं पेरेंट्स को बिल्कुल मैं डिस्काउंट भी देती हूँ। आई डू गिव देम डिस्काउंट्स एज़ वेल जिनको अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता है ऐसी कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं कि आपके सेटअप की कोई ऐसे यूनिक फीचर है जो कि आप हमें बताना चाहें? मुख्तलिफ सेंटर्स या प्रोफेशनल्स अपनी कुछ यूनिकनेस भी बता रहे होते हैं, तो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आप शेयर कर सकती हैं? जी मेरे सेंटर की यूनिकनेस ये है कि एक तो मैं स्टैंडर्डाइज्ड सेंसरी प्रोफाइल कर रही हूँ फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर्स और दूसरा मैं फाइन मोटर स्किल्स के असेसमेंट के लिए भी प्रॉपर टेस्ट कर रही हूँ एमएबीसी मूवमेंट असेसमेंट बैटरी चेकलिस्ट तो हुँ, ये एक चीज़ है जो बहुत कम जगहों पे या फिर आई गेस एक आधी जगह पे ही हो रही होगी हुँ, हो रही है और मेरे रिसोर्सेज भी अच्छे और अप टू डेट हैं क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे देखा है एक्चुअली एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर मैंने हुँ, जो नोट किया है पाकिस्तान में ऑक्यूपेशनल थेरेपी को लेके बहुत जगह मेल प्रैक्टिस भी हो रही है हुँ, 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 या बिल्कुल। बिकॉज सम अनट्रेन्ड पीपल जो हैं वो बैठ जाते हैं एंड दे से कि वी आर सेंसरी स्पेशलिस्ट वी आर डूइंग सेंसरी थेरेपी एंड दे डोंट नो हुँ, अबाउट सेंसरी थेरेपी सो वो चीज़ एक मैं कह सकती हूँ कि इट्स यूनिक टू मी एंड अ फ्यू अदर ओटीज लाइक मी ऑब्वियसली बिकॉज जो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी सेंसरी थेरेपी करेगा क्योंकि उसको हुँ, सारा कुछ पता है बट अदरवाइज बहुत सारे सेंटर्स में यहाँ इन लाहौर तो मुझे यही पता है अब हुँ, बाकी फिर छोटे शहरों में तो क्या ही हो सकता है बिल्कुल। तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो रही है हुँ, इनफैक्ट मुझे खुद सम पीपल्स हैव अप्रोच मी क्या कहते हैं कि जी आप आ जाएँ और हमारे यहाँ पे टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं, आप आकर उनको ट्रेन कर दें हुँ, फॉर हुँ, ओटी और आप हुँ, हमसे पर और कुछ वेरी फ्यू चार्जेस ले लें। हुँ, हुँ, तो हुँ, उस तरीके से भी ये मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो दिस इज़ यूनिक टू माय सेटअप कि राइट। मैं अपना काम एक अच्छे तरीके से और स्किल्स के साथ और सारे रिसोर्सेज़ के साथ कर रही हूँ। राइट। अच्छा ये बताइए कि आपने शुरू में ज़िक्र किया कि आप सेंटर आपका वेल इक्विप्ड है और जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती रहती है उसको फर्दर अपडेट या अपग्रेडेशन भी उसकी होती रहती है। तो इसी तरह जी। हमने देखा है इस फील्ड में एजुकेशनल अपडेट या ट्रेनिंग अपडेट्स की, प्रोफ़ेशनल की अपनी उसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप उस पे भी फ़ोकस करती हैं? जी, जी, बिल्कुल एक्चुअली नॉलेज गेनिंग तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। हुँ, हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी जब तक हम नॉलेज लेते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, तभी हम अपने लिए बेहतर करते रहते हैं क्योंकि
ज़माना आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता रहता है, तो नॉलेज तो बहुत एसेंशियल है किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, किसी भी फ़ील्ड की ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। तो मैं टाइम टू टाइम जो है वो लिटरेचर भी पढ़ती रहती हूँ और मैं इन टच रहती हूँ कुछ अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। हुँ, तो मुझे ताकि आइडिया होता रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं, हुँ, नो हुँ, डाउट। हुँ, पाकिस्तान में भी अच्छा काम हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली तो जो काम हुँ, हो रहा है वो बहुत एडवांस्ड किस्म का हो रहा है। तो मैं इंटरनेशनली भी कुछ लोगों के साथ इन टच रहती हूँ, क्लाइंट्स के साथ इन टच रहती हूँ। मेरा मकसद यही होता है उनके साथ इन टच रहने का कि एक तो ऑब्वियसली इट्स रिमोट थेरेपी, हुँ, टेलीथेरेपी, और दूसरा ये कि मेरा मकसद ये होता है कि मैं सीखूं, मैं जानूं कि बाहर क्या हो रहा है, ताकि मैं हुँ। उसको यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकूं, ताकि राइट। वहाँ का तो जो तरीका है वो अपनी कर सकूं। जो है ट्रेनिंग और उसके ऊपर तो तवज्जो दे रही हैं, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती रहती है ऑन रेगुलर बेसिस। तो उसके जी जी ऊपर भी बिल्कुल। तवज्जो देते हैं। और एक और चीज़ के पेरेंट्स अब ये डिमांड बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं कि हमें सेशंस को भी ऑब्ज़र्व करने दें, हम देख सकें आप कैसे काम करते हैं, हम घर पे भी वो काम कर सकें। तो उसमें फिर आप कैसे रिप्लाई करती हैं उनको या इजाज़त देती हैं, कैसे करती हैं? जी सबसे पहली बात तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारे पास अगर इफ समवन इज़ कमिंग फॉर अ 45 मिनट सेशन, तो वो एक पूरे दिन के लिए इज़ नॉट इनफ। पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को मैं प्रॉपर्ली गाइड करती हूँ कि आपने किस तरीके से काम करना है बच्चे के साथ, आपने क्या करना है उसको, किस तरीके से करना है। उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स समटाइम्स बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि अपसेट हुए हुए होते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बात की कि उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस दिलाया जाए, उनको थोड़ा-सा रीइंफोर्स किया जाए, उनको थोड़ा-सा बताया जाए कि उन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके से लेकर चलना है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को अवेलेबल रहती हूँ। मैं उनको मोबाइल फ़ोन पे भी व्हेनेवर दे आस्क समथिंग कि मैं इस तरह कर लूँ, मैं उस तरह कर लूँ, मैं फ़ौरन से ना सही, बिकॉज़ बिकॉज़ हुँ, ऑफ बिज़ी शेड्यूल, मैं लेकिन उनको आई ट्राई कि मैं उनको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकूँ। तो मैं पेरेंट्स को अपने साथ सेशंस में भी गाइड करती रहती हूँ, सेशन के बाद यानी फीडबैक टाइम पे, मोबाइल फ़ोन पे भी गाइड करती रहती हूँ। एंड व्हेनेवर दे आस्क एनी टाइप ऑफ एनीथिंग, तो आई एम रेडीली अवेलेबल कि उनको मैं गाइड करूँ, उनको एजुकेट करती रहूँ, उनको बताती रहूँ। हुँ, और सेकंडली जो आपने ऑब्जर्वेशन की हुँ, बात की, हुँ, हुँ, तो येस आई डू अलाउ ऑब्जर्वेशन टू सम एक्सटेंट, बिकॉज़ ऑब्जर्वेशन कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन बहुत हद तक नहीं ठीक। कुछ हद हुँ, तक इसलिए कि ऑब्वियसली कुछ तरीके होता है कि थेरेपिस्ट का तरीका वो देख लेते हैं, उनको पता चल हुँ, जाता है कि अच्छा इस तरीके से ये काम करना चाहिए, हम गलत करवा रहे थे, या फिर हुँ, कुछ कंसर्न्स भी होते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं करता, हुँ, आपके साथ कर रहा है, तो वो मैं फिर इसलिए अलाउ थोड़ा बहुत कर देती हूँ कि वो पीक कर लें हुँ, डोर से। अदरवाइज़ अलाउ नहीं करती, बिकॉज़ बच्चे फिर अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में तो अच्छी तरीके से नहीं कर सकते काम, तो ये फ़र्क होता है। हुँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। राइट। अच्छा, ये बताइए कि पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देंगी रिगार्डिंग जब वो अपने बच्चों के लिए किसी ऐसे प्रोफ़ेशनल या सेटअप का इंतख़ाब कर रहे हों? किन चीज़ों पे उनको फ़ोकस करना चाहिए या किन पॉइंट्स पे फ़ोकस करना चाहिए उनको? पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये देख लेना, पेरेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड खुद भी हो गए हैं। हुँ। पेरेंट्स क्योंकि बहुत जगह घाट-घाट का पानी पिया हुआ जिसको कहते हैं, बहुत हुँ, ज़्यादा पास पेरेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा इधर-उधर फिर के आए हुए होते हैं। तो उनको खुद ही फिर एक अपने एक्सपीरियंस से वो सीख लेते हैं कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, कौन कितना एक्सपीरियंस नहीं है, कौन ऐसे जस्ट थ्रो कर रहा है या कैसा है। तो वो पेरेंट्स को खुद भी हो जाता है। पेरेंट्स को सबसे पहले जो चीज़ देखनी चाहिए वो मेरा ख़्याल है कि एक थेरेपिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल देख लेना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप अपनी फ़ील्ड के हवाले से कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, तो इसका हुँ, मतलब कि यू आर स्किलफुल इन योर फ़ील्ड। हुँ, तो पेरेंट्स को सबसे पहले मेरा यही वैसे मशवरा है कि वो थेरेपिस्ट की स्किल्स पे जाएँ। हुँ, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो हम ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शोई मटेरियल ही रखा होगा तो हुँ, ही हम अच्छी थेरेपी करें। एक्चुअली हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी अपने घर की किसी भी चीज़ के साथ करवा सकते हैं। हुँ, यही फील्ड की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। हुँ, ये प्लेफुल एक थेरेपी है।
जो हम प्ले वाया प्ले कर सकते हैं किसी भी तरीके से घर की कोई भी चीज़ को अगर आपको इफ यू हैव नॉलेज तो आप उसको अपने उस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप क्या समझती हैं कि कुछ अरसे से आप काम कर रही हैं और पाकिस्तान में जो रिहैब फ़ील्ड के ओटी वाले हैं या दूसरे रिहैब फ़ील्ड के लोग जो हैं, किस चीज़ की आप कमी महसूस करती हैं या लैक है जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि इस फ़ील्ड को और बेहतर आगे लेके जाया जा सके? जी, वही बात मैंने पहले भी आई हैव मेंशन्ड इट कि मैल प्रैक्टिस चल रही है। मैल प्रैक्टिस जब चलती है तो फिर फील्ड की जो कह लें अहमियत होती है या जो उनकी एक उसको थोड़ा वो डाउन हो जाती है, यू नो। हुँ, पेस बहुत कम है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। हुँ, बाहर से अगर कंपैरिजन किया जाए, बाहर बहुत अच्छा पेमेंट मिल रही है। फिर इस तरह से अब हर चीज़ को ही देखना होता है और बेशक वी डू वर्क लेकिन हुँ, क्योंकि पेमेंट बहुत कम मिलती है, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट कम हो पाते हैं उस हुँ, तरीके से। और इन्फ्लेशन पाकिस्तान की इन्फ्लेशन यहाँ पे नीड भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख़्याल है कि एक तो यहाँ पे मैल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। मैल प्रैक्टिस को हुँ, हायर अथॉरिटीज़ को बंद करना चाहिए। यानी कि पीपल शुड नो कि जिसका काम है उसी को करने दिया जाए, क्योंकि इस तरह से हम दूसरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जो हमसे थेरेपी ले रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है इस वजह हुँ, से। क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी को अच्छी थेरेपी नहीं करनी आती है, उसको नहीं पता कि उसने किस तरह से करना है, तो वो अच्छी थेरेपी नहीं कर सकता। तो ये क्लाइंट का ही नुकसान है, हुँ, ये चीज़ है। और दूसरा ये कि आई वांट कि इस फील्ड को बेहतर पे किया जाए। हुँ, For हुँ, example, if I will expand my session, sorry, if I will expand my setup, तो मैं अगर कोई और ओटी हायर करूँगी, बेशक ही वो कोई लेस एक्सपीरियंस्ड हो, न्यूबी हो, still I would pay good हुँ, because हुँ, when you can earn something good from that person, so why not pay that person a राइट। good amount? Yeah. अच्छा, अभी तो आप सिर्फ़ ओटी की सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो क्या आपका इरादा है दूसरे जब इस सेटअप को बढ़ाने का इरादा हो, तो ओटी तक ही महदूद रहना चाहेंगे या रिहैब और सेंसरी इंटीग्रेशन या दूसरी एसोसिएटेड जो प्रोफ़ेशंस हैं, उनके साथ इस सेटअप को आगे बढ़ाने का इरादा है आपका? जी, जी, इंशाल्लाह मेरी यही विज़न है। मैं एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैं अपने सेटअप को एक बहुत ही अच्छा और बड़ा सेटअप बनाना चाहती हूँ, एक वैलिड सेटअप बनाना चाहती हूँ। वैलिड कि जहाँ पे हुँ, लोग आएँ और ट्रस्ट करें और एक उनको थेरेपी मिले, उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहे। तो मैं हुँ, अपने सेटअप को इंशाल्लाह एक्सपैंड ज़रूर करूँगी और मैंने अपने साथ स्पीच थेरेपी को भी हुँ, कोलैब करना है। मैंने ओके, अपने साथ एबीए को भी कोलैब करना है, मैंने अपने साथ फिज़ियोथेरेपी को भी कोलैब करना है, ताकि राइट, लोगों को अंडर वन रूफ सारी थेरेपीज़ बहुत अच्छी हुँ, स्किलफुल थेरेपीज़ मिल सकें, राइट। अच्छा, ये ताकि बताइए कि फ़ायदा हो। आप ऑनलाइन सर्विसेज़ भी दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी, जी। मैं ओके, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ऑनलाइन काम कर रही हूँ। सही है। तो आप क्या समझती हैं कि ऑनलाइन और फिज़िकल कितना इफ़ेक्टिव ऑनलाइन को समझती हैं आप? इस बारे में अक्सर लोग थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। जी, ऑनलाइन का ये है फिर कि एक्चुअली ऑनलाइन इज़ इफेक्टिव व्हेन देयर इज़ अनदर पर्सन ओवर देयर एज़ वेल हुँ, हुँ, अलोंग विद द क्लाइंट। आई हुँ, डोंट यूज़ द वर्ड पेशेंट, आई यूज़ द वर्ड क्लाइंट। हुँ, उस तरीके से फिर क्योंकि कुछ अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और उसकी कॉग्निशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें एक साथ में हेल्पर ज़रूर चाहिए होगा उस तरफ, कैमरे के उस तरफ जो उस बच्चे को कर रहा हो, बार-बार रिपोर्ट्स कर रहा हो, उसे हुँ, डायरेक्शंस, कमांड्स दे रहा हो। तो वो ये है। फिज़िकल जो प्रेज़ेंस में थेरेपी है वो इज़ अ बिट बेटर देन द ऑनलाइन। हुँ। रिज़ल्ट्स ज़रा फ़ास्ट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जी, काम जी, कर रहे होते हैं। जी। एक आपकी अपनी तसल्ली भी हो रही होती है कि आई एम हुँ, डूइंग दिस वर्क और ये हो रहा है। हुँ, ये भी सही। एक चीज़ है। अच्छा, लास्ट में बिल्कुल वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझती हैं आपके पास इंडिविजुअल्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं। तो ये जो हम हमारे माशरे में अभी भी बहुत से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बेदरेग हम कर लेते हैं जो कि बहुत सी जगहों पे ऑब्सलीट हो चुके हैं। उसकी जगह बहुत से सॉफ्ट वर्ड्स आ गए हैं। जिस तरह अभी आपने कहा पेशेंट की जगह हम क्लाइंट का यूज़ करते हैं।
इसी तरह न्यूरो डाइवर्जेंट और पहले नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे और इस तरह की जो टर्म्स यूज़ होती थी, आप क्या समझती हैं कि उसकी बजाय जो सॉफ्ट टर्म्स हैं, जो मॉडिफाइड टर्म्स हैं, उनके इस्तेमाल से बच्चों पे, पेरेंट्स पे कुछ फ़र्क भी पड़ता है उनकी साइकी पे या नहीं? जी। जी, बिल्कुल, बहुत फ़र्क पड़ता है, ये तो एक कॉमन परसेप्शन है। आम इंसान पे भी इस तरह की बात से एक आप एक उसको उसकी कोई ख़ामी ही है बेशक, एक उसको अच्छी टोन में, एक पॉज़िटिव वर्ड्स में बताएँगे, तो वो उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा, वो बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करेगा। तो ये तो बिल्कुल ये न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स में भी यू यूज़ दैट वर्ड, दैट्स वेरी गुड वर्ड, अ न्यू वन। तो हुँ, ये बिल्कुल इम्पैक्ट बहुत अच्छा करता है, पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा एक रीइंफोर्सिंग चीज़ होती है कि हम डिफरेंटली एबल्ड वर्ड यूज़ कर लें अगर इंस्टेड ऑफ द डिसेबल्ड वर्ड। तो हुँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है और यही करना चाहिए बिकॉज़ ये तो एक एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल इफ यू माइट हैव हर्ड कि अगर आप पानी का एक ग्लास रखें, उसको आप रोज़ाना कुछ बैड वर्ड्स बोलते जाएँ, हुँ, फिर आप 1 हुँ, हफ्ते हुँ, बाद उसका जायका चखेंगे तो वो कड़वा हुआ होगा, खराब गंदा हुआ होगा। और इफ यू हुँ, आर डूइंग सेइंग गुड थिंग्स रिपीटेडली इन फ्रंट ऑफ दैट वाटर ग्लास, तो पानी का जायका अच्छा हुआ होगा। तभी तो हुँ, दम वाले हुँ, पानी का भी कॉन्सेप्ट है ना, दम वाला राइट। पानी पिलाएँ। हुँ, हुँ, या हुँ, तो वो वही चीज़ है सारी कि आप अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें बोलेंगे पेरेंट्स से, बच्चों से, लोगों से, तो उन पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। राइट। इसी अच्छे से मैसेज और इसी हाई नोट के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मैं सारा सिद्दीकी आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपके बारे में, ओएसएस के बारे में मिली। आई होप कि ये वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी और दूसरी जनरल पब्लिक के लिए भी इंफॉर्मेशनल थी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके, थैंक्स टू यू एज़ वेल। तो इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।